इस वक्त हमारे साथ जाने माने पत्रकार संकेत उपाध्याय हैं, लेकिन आज बात उनसे पत्रकारिता को लेके नहीं बल्कि पेरेंटिंग को लेके। एक प्रोफेशनल करियर के अलावा एक हर इंसान एक तरीके से पिता भी होता है और अपनी भूमिका अदा कर रहा होता है। तो पेरेंटिंग किस तरीके से होती है अब तक के दौर में हम किताबों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं या यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियोज़ होते हैं जिसमें इंडिविजुअल कोई आकर आपको पेरेंटिंग के बारे में चीज़ें बताता है। एक रियल हैंड एक्सपीरियंस समझने की कोशिश करते हैं। जिनकी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंचती है वो अपने बच्चों तक अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाते हैं संकेत? बहुत मुश्किल होती है, सीधी सी बात है। क्योंकि क्या है कि आप जब लोगों से बात करते हैं, मीडिया में बात करते हैं, तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, आप अपनी बात रखते हैं, उनकी आलोचना भी आप सुन लेते हैं, उसको नज़रअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन घर में आते आते थोड़ी सी स्थिति अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आलोचना आपकी घर में होगी उसको आप पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना, मोटी चमड़ी करके उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अक्सर हम लोगों को, आपको याद है हमारी पिछली संस्था में कुछ परिचित थे मेरे, मैं बहुत मायूस हो गया था, तो वहाँ पर मेरी मेंटर ने पेरेंटिंग की। मायूस इसलिए हो गया था, किसी ने कुछ बोल दिया था मेरी स्टोरी पर, तो उन्होंने मुझे ये सिखाया। उन्होंने बोला कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड जर्नलिस्ट, लर्न टू हैव अ थिक स्किन। चमड़ी थोड़ी सी मोटी रखो, आलोचना झेलना भी सीखो अच्छी आलोचना और बुरी आलोचना का फ़र्क, और उसके हिसाब से चलो। मुझे लगा ये तो बड़ी अच्छी टिप है। ये बहुत पुरानी बात है, 2005-06 की बात है जब ये बात दी गई। फिर हम पेरेंट बने तो हमें लगा कि यही ट्रिक जो है वो घर में लगा देते हैं कि अगर बच्चे कुछ बोलेंगे तो उसमें नज़रअंदाज कर देंगे। लेकिन आप नज़रअंदाज कर नहीं सकते, क्योंकि आप ये जान लीजिए वो नन्ही सी जाने, वो आप उनको जितना जज कर रहे हैं वो आपको उससे 5000 गुना ज़्यादा जज कर रहे हैं। और इस बात का आभास आपके दिल को हो जाता है बतौर माँ या पिता कि मेरा बच्चा जो है वो मुझे जज कर रहा है, जज भी कर रहा है और इमिटेट भी करने की कोशिश करता है। एक तरीके से आप जिस तरीके से करते हैं उसको फॉलो करने की सारा काम नज़रों से कर देते हैं बच्चे। कई बार जो है वो आपको ऐसे देखेंगे और वो आपके अंदर का अपराध बोध जो है ना वो ला करके यहाँ रख देंगे। अपराध बोध क्यों कह रहा हूँ? वर्किंग पेरेंट्स का गिल्ट इतना प्रभावी होता है ना, कुछ हद तक तो बच्चे जो हैं वो चलाना सीख जाते हैं। उनको ये लगता है कि अभी ये वाली दुखती छेड़ते हैं और इसके बाद अपने मन का कुछ निकाल लेंगे। लेकिन एक तो ये हो गया ये जज्बात। दूसरी चीज़ ये होता है, आप अपने लेवल पर आप जानते हैं कि कोई चीज़ आप सपोज से फॉर इंस्टेंस आप अपने काम में बिजी हैं, घर में भी काम आप ले करके आए हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट में कोई बच्चा आया और उसने बोला कि अरे ये होमवर्क है, ये प्रिंट आउट है, रात के 10 बज रहे हैं। बच्चों को लास्ट मिनट याद आता है, रात के 10 बजे हुआ ये प्रिंट आउट चाहिए मुझे कल प्रोजेक्ट के लिए। आप झन्ना उठे, क्यों? क्योंकि आप एकदम फ्रेम ऑफ माइंड ही आपका कुछ और है। तो उसके बाद बच्चा मायूस होकर के जैसे ही दरवाजे के बाहर गया, यहाँ से आपका गिल्ट शुरू हुआ। अब आपका ना काम में मन लग रहा है, ना दीदा आपको उस प्रिंट आउट में लग रहा है। आप जानते हैं 10 बजे रात में कोई प्रिंट आउट तो मिलेगा नहीं, तो फिर अब आप फिर जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं कि मैं कैसे इस ना को हाँ में परिवर्तित करूं, वो प्रिंट आउट कैसे ले आऊं, उस प्रिंट आउट के साथ साथ में वो होमवर्क कराने में 2 मिनट और कैसे दे दूं। मुझे ऐसे लगता है एक अच्छी पेरेंटिंग की शुरुआत यहीं से होती है। एक अपराध बोध जो कि धीरे धीरे आपके अंदर का एक ऐसा जज्बात सामने ला करके रखता है कि नहीं मुझे कुछ करना है। मुझे ऐसे लगता है कि ये, इसको मैं नेगेटिव ट्रेट की तरह नहीं देखता हूँ, मुझे तो ये अच्छा ही लगता है कि आपके अंदर ये एक चिंतन मनन मंथन ये सब लगातार चल रही है बतौर पेरेंट। स्क्रीन को लेकर भी बहस का दौर चल रहा है, लोग चिंतित भी होते हैं कि स्क्रीन टाइम पे काबू करना चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं उसको स्क्रीन टाइम को लेकर, या क्या कुछ व्यवस्था कर रखी है कि स्क्रीन से दूर रहे या लिमिटेड स्क्रीन कंज्यूम करे? परिमल बाबू, आप हम दोनों टीवी मीडिया में रह चुके हैं, अब डिजिटल मीडिया में हैं। स्क्रीन से तो हमारा राब्ता है, हमारा खुद का काम स्क्रीन का है। दिन भर अपने ही काम को और बेहतर करने के लिए हम स्क्रीन देखते हैं, फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे ना देखें। क्यों? क्योंकि उन पर विपरीत असर पड़ेगा। तो ये विरोधाभास और ये मतलब हम लोग हिपोक्रिट्स की तरह प्रस्तुत होते हैं अपने बच्चों के सामने जब आप फ़ोन पकड़ करके और उसके बाद उनसे कहते हैं नो मोर फ़ोन। कैसे वो आपको गंभीरता से लेंगे? मेरे तो घर में मैंने बहुत पहले एक प्रोग्राम किया था और मैंने अपने बच्चों को बताया कि बच्चों, एक जर्मनी में बच्चों ने एक जुलूस निकाला था अपने माँ बाप के खिलाफ, और उसका नाम था पुट द फोन डाउन मूवमेंट, जिसमें बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से कह रहे थे कि भाई फ़ोन रखो, फ़ोन से मत खेलो, हमारे साथ खेलो, हम हमेशा बच्चे नहीं रहेंगे।
तो वो उसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया बच्चों ने, पुट द फोन डाउन, PTPD। तो अभी अगर कभी उनको मुझे बताना होता है ना, जैसे मैं किसी चीज़ में एकदम डूबा हुआ हूँ कुछ, तो तुरंत से एक आवाज़ आती है PTPD, तो मैं समझ जाता हूँ ये मेरा इशारा है। मतलब वो बच्चे भी आपको सिखा रहे हैं, आप उनको क्या सिखाएंगे वो आपको भी सिखा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्क्रीन टाइम, फ़ोन, टीवी, मोबाइल, टैबलेट, आईपैड, ये इसी चीज़ का युग है, ठीक है ना। आप बच्चों से दूर नहीं रख सकते। कोविड आया तो इसके बिना तो पढ़ाई ही नहीं हो सकती थी, तो वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो नेटिव टेक यूज़र्स हैं। आप जूझते रहिएगा ऐसे ऐसे करके, और बच्चे जो हैं वो आपको आके बता देंगे ये वाला फ़िल्टर ऐसे लगाओ, ये इसको ऐसे करके लगाओ, ये ऐप इस तरीके से यहाँ परमिशन दो। जो चीज़ आपने सीखी है वो उसके साथ पैदा हुए हैं, तो ठीक कोई है ना। तरीका उसमें कर रखा है कि अगर मोबाइल देखें इसका तो परिमल भाई एक सिंपल तरीका है, आप डिनाई मत करिए। डिनाई करेंगे तो फिर वो उसका विपरीत असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं से वो आप स्क्रीन से घिरे हुए हैं, वो स्क्रीनों के पास वापस चले जाएंगे, आप नहीं रोक सकते। तर्क इसका ये है कि अब वो स्क्रीन में क्या कर रहे हैं वो आपकी नज़र में रहे, और वो सेंसरशिप से नहीं होगा कि आपने सेटिंग लगा दी और आप चले गए और ये सोचे कि भाई मेरे पीछे से तो अब मैंने इतनी सेटिंग दी है तो इतना ही देख पाएंगे। ये जान लीजिए आपको जितनी सेटिंग मालूम है उससे 20 गुना ज़्यादा सेटिंग वो उस पर बैठे हैं, वो उससे 20 गुना ज़्यादा सेटिंग करके बता देंगे। जैसे कि यूट्यूब मैंने बंद कर रखा है बच्चों के फ़ोन में कि यूट्यूब नहीं देखना है। व्हाट्सएप में अगर कोई यूट्यूब का वीडियो का लिंक आए और अगर आप उस पर क्लिक करें और व्हाट्सएप के अंदर देखें तो यूट्यूब का ऐप भले ही ना खुले लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू यूट्यूब चल जाता है। क्या ये आपको पता था? मुझे भी नहीं मालूम था। मेरे बच्चों ने आके मुझे दिखाया चिढ़ाते हुए, ये देखो बड़ा तुमने सेटिंग लगाई थी। तो रोक नहीं सकते आप, लेकिन हाँ वो क्या देख रहे हैं उसमें आप इंटरेस्ट दिखाइए। उनसे बात अगर आप करते रहेंगे तो वो ये ज़रूरत महसूस करेंगे कि वो आ करके अपने डिजिटल कंजम्पशन के बारे में आपसे बताएंगे कि आज ना मैंने ये देखा, आज मैंने वो देखा। आज ना मैं अभी तो 11 ही हूँ लेकिन मैंने 13 वाली मूवी देख ली। कुछ हद तक इग्नोर भी करिए, क्योंकि जिस तरीके का युग है आपको उनको ऐसे दिखाना है कि वो जीत रहे हैं, कि वो जो हैं वो आप करने दे रहे हैं उनको। लेकिन हाँ एक लिमिट उनको भी पता होनी चाहिए कि मेरे माँ पिता जो हैं वो इतने लीनियंसी शो कर रहे हैं स्क्रीन को लेके, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों पर आ करके वो टफ हो जाते हैं। संकेत उपाध्याय और वो डायलॉग से ही होगा। जैसे वो अगर कुछ गलत कंज्यूम करने लगे, आप बात करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा वायलेंट एक्शन फिगर, बच्चे मासूम होते हैं ना, तो कुछ अगर उन्होंने देख लिया तो वो वायलेंट एक्शन वगैरह करने लगेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कुछ अलग देखा जा रहा है। ये आपको नज़र बनानी पड़ेगी। कितना वक्त देते हैं आप? मतलब अगर कोशिश करते होंगे कि बच्चों के पास साथ वक्त गुजारें, इसकी ज़रूरत तो होती है, क्या रोज़ दिन वक्त निकाल पाते हैं या कितना वक्त दे पाते हैं? जब स्कूल नहीं होता तब तो वो तो फ्री पास होता है। जब स्कूल नहीं होता है तो मतलब रात में आप सोने का नियम लगा ही लीजिए तो मैं जानूँ, मेरे तो नहीं सोते, ठीक है ना। वो मतलब वो मंडराते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और ये जब तक आप एंगेज ना करें। उसके बाद ये है कि जब स्कूल जाना होता है तो ऑब्वियसली उतना समय तो दिन का नहीं बीतता क्योंकि वो स्कूल चले जाते हैं। लेकिन फिर शाम को जब आप घर आते हैं तो जो भी थोड़ा बहुत, रात में मैं एक काम ज़रूर करता हूँ कि रात में कई बार हम दोनों पेरेंट्स टर्न्स ले लेके उनके साथ बैठ करके उनको सुलाने का प्रयास ये हम ज़रूर करते हैं। उससे क्या होता है, उसमें एक मैंडेटेड टाइम हमने रखा हुआ है कि 5 मिनट आप बताइए अपना दिनचर्या, 5 मिनट ये बताएं अपना दिनचर्या, और उसके बाद फिर एक एक किताब दोनों बच्चे पकड़ेंगे। कुछ जब छोटे थे तो कुछ कहानी सुना दिया करता था मैं, वो अजीब सी अजीबोगरीब कहानी थी कि आज हम छोटे हो गए हैं और हम सब हमारे डॉगी के साथ सब छोटे होकर के अब हम एसी के अंदर घुस गए, अब हम घड़ी के अंदर घुस गए। तो वो मतलब सारे पुर्जों का कॉन्सेप्ट मैं इस तरीके से बच्चों को समझाता, उनको बड़ा मज़ा आता था। मेरे लड़के को हर स्टोरी में हीरो बनना होता था, तो उसको कहता था एंड आफ्टर दैट आई सेव द डे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, यू सेव द डे। तो ये इस सब तरीके का भी अगर आप काम कर, बहुत ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत नहीं है परिमल जी, लेकिन आप जितना समय बिताएं वो बड़ा अच्छा टाइम हो, बस उतना काफ़ी है। आप उनके साथ बैठे हुए हैं, ध्यान आपका अभी भी उसमें है, फ़ोन में। अच्छा, हम लोगों की आदत भी ऐसी है यूट्यूब वगैरह देखने की, हम खुद भी तो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कई बार बहुत
कॉमन इंटरेस्ट वाली चीज़ें देखता हूँ, हाँ। जिसमें मैं जानता हूँ उनको भी इंटरेस्ट है और मुझे भी इंटरेस्ट है। जैसे कि आपने वुड टर्निंग वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे? नहीं। अरे साहब बहुत मज़ा आता है। मतलब वो एक लकड़ी का टुकड़ा एक आदमी लाएगा, मशीन में लाएगा और लकड़ी यूँ गोल 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 घूमती रहेगी और उससे कभी वो बना देगा, फूलदान बना देगा, कभी उससे घड़ी बना देगा, कभी टेबल बना देगा, कभी एक टेबल का पैर बना देगा। और वो सारी चीज़ जब बन रही होती है, घिसती है लकड़ी, इपॉक्सी, इतना आनंद आता है, इट इज़ ऑडली सेटिस्फाइंग। और मैं और मेरे बच्चे तो देखते देखते कई बार सो गए। तो आपको कॉमन इंटरेस्ट ढूंढने पड़ेंगे। कुछ खेलना भी साथ में? हाँ बिल्कुल, कैरम मेरे और मेरे बच्चे खेलते हैं। हम लोगों को वो खेलने में बड़ा मज़ा आता है। आजकल एक नई चीज़ आई है, स्लिंग फुटबॉल। मतलब आप वो 5 कैरम की तरह ही गोटियाँ होंगी और वो आपको ऐसे करके वो दूसरे वाले खांचे में डालना पड़ेगा। एक तो होते हैं वो वाले गेम, इलेक्ट्रॉनिक गेम। मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि इलेक्ट्रॉनिक गेम के साथ साथ, इलेक्ट्रॉनिक गेम तो खेलते ही हैं बच्चे, उसके साथ साथ अब वो ऑफलाइन और बोर्ड गेम्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेगो उनको भयंकर पसंद है, तो लेगो कहीं से भी पा जाएं वो, तो कभी गाड़ी बन रही है, कभी हवाई जहाज़ बन रहा है, तो उसी में उलझे रहते हैं। तो इस तरीके के गेम, ऑफलाइन गेम्स जो हैं घर के अंदर वाले, वो हम ज़रूर खेलते हैं। आउटडोर गेम्स अगर आप मुझसे पूछें तो वो रुचि के हिसाब से है। मतलब जिसको इंटरेस्ट है, जो जैसे मेरे बेटे को फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा तो मैं उसके साथ नहीं जा पाता हूँ, लेकिन वो एक फ़ुटबॉल एकेडमी में है तो वो अपना वहाँ खेल कूद आते हैं। जी। हाँ। पेरेंटिंग को लेके अगर कुछ लग रहा है आपको कि कुछ लोगों को आपके ज़रिए पता चले कि उनको पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी परवरिश हुई, हम जब छोटे थे, हमें नहीं पता है कि हमारे पिताजी ने 2 साल या 3 साल या 1 साल की उम्र में या माँ ने कैसे परवरिश की। आपको आने वाली पीढ़ी जो है, अगर आपकी आवाज़ वो सुनेंगे, तो पेरेंटिंग में किन बातों का ख्याल आपके हिसाब से उनको ज़रूर रखना चाहिए घर में जब बच्चे की परवरिश की बात हो रही है? परिमल भाई, मेरा तो बस ये कहना है कि माँ बाप आज के युग के ख़ास तौर से वो अपने ऊपर बहुत प्रेशर ले लेते हैं सुपर मॉम और सुपर डैड बनने का, कि मैं तो इस विश्व का और इस दुनिया का बेस्ट बाप बन जाऊं या बेस्ट माँ बन जाऊं। आप जैसे हैं वैसे रहिए, वही बनिए। आप ये जान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो औलाद आपकी है, आप बाय डिफ़ॉल्ट उसके लिए बेस्ट हैं। तो आपको सुपर डैड और सुपर मॉम बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए ऑलरेडी सुपर डैड और सुपर मॉम हैं, ठीक है ना। आप अच्छी आदतें दें, अपने आचरण में, मतलब अपने इमोशंस में बच्चों को इन्वॉल्व करिए। बच्चे जो चीज़ देखेंगे, अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश करेंगे, बच्चे इतने तेज़ होते हैं, उनको वो भी समझ में आ जाता है कि मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बाहर जाने को कह रहे हैं, या ये मेरे सामने मेरे कमरे में आते ही ये कुछ और बात करने लगते हैं। यही सब तो करते हैं ना हम। ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ये लगता है कि ज़रा हम प्रोटेक्ट कर लें बच्चों को, बच्चों के सामने ये सब, नॉट इन फ्रंट ऑफ द किड्स, ये वाली बात होती है। मेरा ये कहना है कि जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको लगता है नहीं बतानी चाहिए, वहाँ समझ में आता है। लेकिन हर चीज़ अगर आप बच्चों से छुपाएंगे तो फिर आप ये जान लीजिए कि आपका बच्चा समझ रहा है कि आप छुपा रहे हैं, और इस ज़माने में वो आज नहीं तो कल वो बच्चा जान जाएगा, ठीक है ना। उसको पता चल जाएगा कि मुझसे ये चीज़ छुपाई जा रही थी। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। तो सुपर मॉम और सुपर डैड और सुपर पावरफुल बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ बहुत दोस्त बनने की भी कोशिश मत कीजिए। बहुत एकदम मतलब माँ बाप अपने बच्चों के साथ एकदम गुड़ चीटा हो जाते हैं, वो भी नहीं। एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी भी होनी चाहिए। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कुछ गड़बड़ करूँगा तो मुझे डांट पड़ सकती है और मुझे उस डांट की इज्जत करनी पड़ेगी। आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पेरेंटिंग और गुड मतलब दोस्त की तरह, और दोस्त के चक्कर में वो आपको भाव ही नहीं देंगे। फिर आप बैठ के रोएंगे कि मेरी इज्जत ही नहीं कर रहे हैं। अपनी इज्जत आपने खुद गंवाई है। तो ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंस होता है, जो मुझे ऐसे लगता है कुछ हमें अपने माँ बाप से सीखना चाहिए, कुछ उनसे पहले की जनरेशन से सीखना चाहिए, और कुछ आज की मौजूदा परिस्थितियों से सीखना चाहिए। सब चीज़ के मिश्रण से आप एक अच्छे माँ और अच्छे बाप बन सकते हैं। अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए। आप भी इंसान हैं, आप भी बतौर माँ बाप गलतियाँ कर सकते हैं। गलती करें, अपने बच्चों से सॉरी बोल दो। सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश ना करें पेरेंट्स। मेरा तो यही कहना है। मैं खुद इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ। एक आखिरी सवाल, क्या अखबार को लेकर भी मन में रहता है, क्योंकि पत्रकार हैं? सर को मैंने रेडियो पे बहुत पहले सुना, फिर बाद में IIMC में मिलने का मौका मिला, मधुकर उपाध्याय सर को। तो एक पत्रकारिता वाले फील्ड से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमें लगता है कि न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो क्या इस बात को लेकर भी कोशिश रहती है कि बच्चे देश दुनिया में जो घटित हो रहा है उसको पढ़े भी अखबार के ज़रिए, समझे भी, देखे भी? मैं अगर अपना अनुभव आपको बता दूं, देखिए मेरे घर में तो जितने एडल्ट्स हैं वो सब पत्रकार हैं, ठीक है ना। मतलब मेरे पिताजी, मैं, हमारी वाइफ, हम लोग तो 3 हैं ही। जो नहीं हैं, हमारी माता जी, हम कहेंगे वो सबसे बड़ी पत्रकार हैं, क्योंकि उनको जब मैं फील्ड में था तो कई बार वो फ़ोन करती थी कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा अभी नहीं, अभी मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, एक शूट पे हूँ। तो वो पलट के कह दी थी, कहाँ शूट पे हो? वो तो तुम्हारा दोपहर 1:30 बजे फ़ोन हुआ था। मतलब वो हम लोगों से ज़्यादा तेज़ और सारी चीज़ें अवेयर, मतलब उनसे कुछ बता दो तो वो कहती थी ये तो 1:30 बजे की ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी क्या कर रहे हो इस पर। तो वो सुपर पत्रकार वो थी घर में बैठे बैठे। तो मेरे बच्चों के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है जो मैं देखता हूँ कि वो एक जॉइंट फैमिली में पलते हैं, मतलब विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो पत्रकारिता का और वो जो इन्फ्लुएंस है ना, वो अखबार और डिजिटल माध्यम हर तरीके से उनको पूरी तरीके से है। कॉन्वर्जेशंस भी घर में इसी तरीके से होती हैं, मतलब वाइड वैरायटी रेंजिंग, मतलब वो आप ये समझिए रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर के और आज देश में नतीजा क्या आया और गली मोहल्ले में क्या पत्रकारिता हो रही है, वो कहाँ किसी की मतलब कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ की जानकारी बच्चों को मिलती है। मेन चीज़ ये है कि आप खबरों को बच्चों के लिए, हर चीज़ बच्चों के लिए एक छोटा सा गेम टाइप का बना दीजिए, ख़ास तौर से जब वो छोटे होते हैं तो वो एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। मिसाल के तौर पर मेरे दोनों बच्चों के, एक अब 13 की हैं, एक 11 के हैं, और ये आज से करीब 2-2.5 साल पहले की बात है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। बच्चों में भी कटम युद्ध होता है, आप जानते ही हैं, तो आपस में भिड़े रहते हैं। तो उसमें क्या हुआ, जो बड़ी बेटी हैं हमारी, वो लात घूंसा शुरू हुआ, तो छोटे वाले जो हैं वो उन्होंने भी वापसी जवाबी कार्रवाई की। तो उसके बाद छोटे वाले आए रोते हुए क्योंकि हार गए। तो जब पूछा गया कि क्या हुआ तो कहते हैं वी वर प्लेइंग रशिया एंड यूक्रेन। तो फिर क्या हुआ, तो रो क्यों रहे हो? तो कहते हैं मैं छोटा हूँ ना, मैं यूक्रेन हूँ, मैं पिट गया। तो फिर उसको नेटो का कॉन्सेप्ट समझाया गया। फिर ये बोला गया कि आप अकेले नहीं हैं, देखिए आपके साथ अगर कुछ होगा तो हम लोग भी आ जाएंगे और ये और वो। फिर बड़ी वाली जो है वो नाराज़ हो गई, उन्होंने कहा आप सब जो हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जियो पॉलिटिक्स को उनकी लड़ाई से लिंक करके और हंसी मजाक में, मतलब धीरे धीरे अब क्या है, इस उम्र में सीखी हुई चीज़ जो है ना वो दिमाग में, जहन में बैठ जाती है। मेरा टेक अवे ये है कि वो अपनी ही लड़ाई से वो रशिया और यूक्रेन की डायनामिक्स को समझने का वो प्रयास कर रहे थे। सुपर ह्यूमन बनने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से अगर आप एंगेज करेंगे तो ये भी सही है। बस, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।